कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी कार्यक्रम में है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। किसानों को उचित लाभ के लिए नई योजनाओं पर जानकारी, आम के बाग से अगले वर्ष अच्छी उपज के लिए बाग का प्रबंधन, फसलों में रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय सावधानियां। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। किसान भाइयों, आपको इन योजनाओं का उचित लाभ लेने के लिए योजनाओं की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आइए मिलते हैं जास्प बरेली के डॉक्टर वीके सिंह से, जो आपको कृषि विविधीकरण के तहत नई योजनाओं पर जानकारी दे रहे हैं। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जो हमारी अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे धान के क्षेत्र जैसे पॉपुलर, उसमें इंटरक्रॉपिंग करके उर्द, मूंग और मेड़ों पर भी, साथ ही साथ मेड़ों पर भी किसान भाई अपने विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत मेड़ों पर भी पॉपुलर की प्लांटेशन की परमिशन दे दी गई है। यह किसानों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से हमारे बरेली जनपद के, मैं बता दूं चूँकि बरेली जनपद में देख रहा हूँ, तो बरेली जनपद में किसानों में बहुत ही अधिक उत्साह है। क्यों है? उसके पीछे कारण है, किसान अपने जो कार्य करता था उसके अलावा धान के क्षेत्रफल को जो प्रतिस्थापित कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, और उसमें मशीनीकरण का जो उपयोग कर रहा है, मैकेनाइजेशन का उपयोग करके वह अपनी उत्पादकता भी बढ़ा रहा है, उत्पादन की लागत को भी कम कर रहा है, भविष्य को भी उज्जवल बना रहा है। क्योंकि पानी, जैसा आप सभी किसान भाई जानते हैं कि पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है खेती के लिए। उस विषम परिस्थिति का आकलन भारत सरकार ने किया कि अगर पानी ही देश में, पानी का ही अभाव रहेगा तो किसान भाई खेती कैसे करेंगे। उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह परियोजना 1 वर्ष के लिए आई थी। इसे आगामी वर्षों के लिए अभी 1 साल के लिए फिर आगे बढ़ाया गया है, और भी किसान की इसकी महत्वाकांक्षी उपलब्धि की वजह से इसे और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम गन्ना को भी लेने जा रहे हैं। गन्ना भी हमारे आगामी फसलों में आएगा, और किसान के जितने भी उपयोगी यंत्र हैं, करीब लगभग, जैसे मैं बता दूं, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पंप सेट, रिज बरो प्लांटर और चैफ कटर, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण उनके उपयोगी रेजर लेवलर जैसे 18 यंत्रों का समावेश कराया गया है, जिस पे लागत का 50% तक का हम अनुदान अधिकतम देते हैं कहते हैं। और किसान भाई इसके लिए, हमारी खुशी बताऊँ किसानों में कितनी जागरूकता है इस परियोजना को लेकर के, इसका आभास कभी भी हमारी UP-DASP.org वेबसाइट पर किसानों की
रुझान को देखा जा सकता है। मुझे यह कहने में बड़ी ही हर्ष हो रहा है कि बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में बरेली जनपद में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसका परिलक्षण दिखाई पड़ता है, किसान के क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है। और एक मैं और बता दूं कि धान के क्षेत्र को अभी 1700 हेक्टेयर क्षेत्रफल को हमने जो है केवल इंटेंसिव के रूप में रामनगर और आलमपुर जाफराबाद, क्यारा, शेरगढ़ और मझगांव में प्रतिस्थापित किया है, जो अपने आप में पूरे प्रदेश में एक कीर्तिमान है। ये किसानों की रुझान, किसान को अगर सही जानकारी सही समय पर दी जाए तो उसका लाभ लेने के लिए वो तत्पर हैं। और करीब 3,000 साढ़े 3,000 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिमांस्ट्रेशन के लिए करवाया है। ऐसे किसानों की रुझान मशीनीकरण के प्रति भी है, मशीनीकरण का भी किसान लाभ ले रहे हैं। हम अवेयरनेस प्रोग्राम करके, हम जागरूकता के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से इस योजना को गांव तक ले जाने में सफल हैं और आगे भी अपनी तरफ से मेरा पूरा अथक प्रयास रहेगा ये योजना को अधिकतम क्रियान्वित और परिणामदायक कैसे बनाया जा सके। प्रथम पावत के सिद्धांत पे ये किसानों को हम यंत्रीकरण की सुविधा प्रदान करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की ट्रांसपेरेंट योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि किसान को अपनी वेबसाइट पे वो इस चीज़ का रखरखाव स्वयं अपने आप को देख ले कि हमारी कब नंबर आ रहा है, किस समय हमको अनुदान राशि मिलेगी, कैसे हम क्या करें, वो हमारी अपनी वेबसाइट updas.org पर अपना पंजीकरण कराकर स्वतः देख सकता है। जैसा कि हमारे अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी ऐप प्रोग्राम जो है अपनी पार्टी के लिए लगाया हुआ है, ऐसे ही हमारी अपनी वेबसाइट पर किसान भाई स्वयं जा कर के खोलें वेबसाइट, उसमें देखें कि बरेली में, जनपद बरेली में किस ब्लॉक में कितने किसान हमारे पंजीकृत हुए हैं, किस यंत्र में पंजीकृत हुए हैं, अपने नंबर को देखें और फिर हमारे मूल प्रपत्र हमारे कार्यालय में ला लें। जांच करने के बाद सत्यापन उपरांत अनुदान उनके खाते में हस्तांतरित करें। जनपद बरेली का फसल विविधीकरण परियोजना का विभाग आपके दरवाजे पर सेवा के लिए तत्पर है। आम के बाग से अगले वर्ष अधिक फलत के लिए आम बाग में इस समय कटाई छटाई के अलावा कुछ और तकनीकी कार्य करने होते हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पंतनगर के डॉक्टर AK सिंह। इस क्रम में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो आम की प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो हम उत्तरी भारत में जो आम उगाते हैं उसमें यह समस्या है कि एक साल फल आई, एक साल फल नहीं आती। तो जिस टहनी पर एक साल फल लग जाएगा, दूसरे साल उस टहनी पे फल नहीं आता है। जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में फल हर साल आता है, क्योंकि वहाँ ठंड का टाइम नहीं होता है और जो शाखाओं की बढ़वार है वो पूरे साल होती रहती है। अब हम आपको बताएं कि उत्तरी भारत में इसके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि फल हर साल आए। सबसे पहले अगर आम से हर साल फल लेना है तो आम जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है, आम की जब हम फल की तुड़ाई कर लेते हैं तो तुड़ाई के तुरंत उपरांत पौधे की छटाई बहुत ही ज़रूरी है। और जब पौधे की छटाई हो जाती है तो इसमें मुख्य रूप से ये आपको देखना है, ध्यान देना है कि जिस टहनी में, जिस शाखा में फल आया हुआ था इस साल, उस टहनी को अवश्य छांटना है। ऊपर की तरफ से कम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेते हुए उस शाखा को काट के निकाल देना चाहिए। तो यह काम फल तोड़ने के तुरंत बाद। इसके बाद दूसरी बात जो आती है वो कलतार डालने की बात आती है। एक दवाई ये होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, और उसका केमिकल नेम होता है पैक्लोबिट्राजोल। तो इसके लिए जो पहली जो सीढ़ी थी वो मैंने बताया कि पहले पौधे की छटाई करनी है, छटाई के तुरंत बाद ये इस ग्रोथ रिटार्डेंट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग सितंबर माह में अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट बड डिफरेंशिएशन का टाइम होता है आम में वो अक्टूबर नवंबर में, सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है। इसका प्रयोग सितंबर माह में 4 ml प्रति लीटर कैनापी के हिसाब से। तो जो कलतार दवाई है
उसका 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रति पेड़ देना होता है। अब 4 ml प्रति लीटर का मतलब ये है मिक्स करके तो देंगे प्रति पेड़, लेकिन अगर उसकी फैलाव 1 मीटर है, एक कैनापी का फैलाव 1 मीटर है, अगर मान लीजिए कैनापी का फैलाव 2 मीटर है तो ये 8 ml प्रति पेड़ हो जाएगा। अगर कैनापी का फैलाव 3 मीटर है तो ये 4×3=12 ml प्रति लीटर हो जाएगा। और इस दवा को पानी में मिला करके पेड़ के नीचे एक गोल नाली, छोटी सी गोल नाली खोलते हैं और उस गोल नाली में इस दवा को हम प्रयोग कर देते हैं। गोल नाली जब आप किसान भाई खोदेंगे तो पाएंगे कि ये जो जड़ें यहाँ दिखेंगी, छोटी छोटी जड़ें सब यहाँ दिखेंगी, तो जो फीडर रूट्स हैं वो यहाँ भी पाई जाती हैं, जड़ें यहाँ भी पाई जाती हैं। और हमारा ये एम होता है कि इसके मुख्य तना के पास ये दवाई का प्रयोग कर दें और ये जड़ें फिर इसको चूस लेंगी और फिर ये पेड़ में ऊपर की तरफ चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे ये सोल्यूशन बना करके किस तरह से प्रयोग करें। तो सोल्यूशन बन चुका है, जो हमने रेट बताया आपको कि 4 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला करके अगर पेड़ का फैलाव 1 मीटर है तो 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से हम मिलाते हैं। 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग होना आवश्यक है। पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। हमने बताया कि पेड़ की कैनापी फैलाव अगर 1 मीटर है तो 4 ml दवा इसमें पड़नी चाहिए। अब उस 4 ml दवा को 1 बाल्टी पानी में मिला के आप डाल दें, 10 लीटर पानी, 15 लीटर पानी या 20 लीटर पानी में मिला करके पेड़ के नीचे टोटल 4 ml दवा ये जानी चाहिए। पेड़ का फैलाव ज़्यादा है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर पेड़ बहुत बड़ा है तो इसके लिए जो फुली ग्रोन अप ट्री है, पेड़ है, उसमें 20 से 25 ml इस दवा का हम प्रयोग करते हैं। अब इस दवा का सोल्यूशन हम घोल बना लेंगे और घोल बनाने के बाद इन जड़ों के चारों तरफ, जो पेड़ के चारों तरफ इस तरह दवा का हम प्रयोग करेंगे। तो टोटल जो आपने दवा का घोल बनाया है 15 से 20 लीटर पानी में पेड़ के चारों तरफ ये इस तरह से डालते जाएं, इसको अच्छी तरह भर दें। इस दवा के प्रयोग के बाद हम किसान भाई को ये भी बताना चाहेंगे कि दवा प्रयोग करने के बाद यहाँ नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो किसान भाई दवा प्रयोग करने के बाद हफ्ते में एक बार कम से कम इसमें 2 बाल्टी पानी का प्रयोग अवश्य कर दें, जिससे नमी बनी रहेगी और दवा का जो इसमें दवा यहाँ से नीचे से मिट्टी में जो जड़ें चूस लेंगी, चूसने के बाद ये पेड़ में चली जाएंगी और अपना काम जा कर के वहाँ पर जो नई नई शाखाएँ आ रही हैं वहाँ पर इनका जो है प्रभाव होगा और वो शाखाएं जल्दी मैच्योर हो जाएंगी। इस तरह से हर साल फल आने में ये दवा सहायक होती है। इसमें जो हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय में रिसर्च करके देखा गया है, इसमें आप जो मैंने पूरी डोज बताई, इसकी पूरी मात्रा पहले साल पूरी मात्रा देंगे, दूसरे साल इसका हाफ डोज कर देंगे, तीसरे साल इसका 3/4 कर देंगे, चौथे साल आप नहीं डालेंगे, फिर 5वें साल से पूरी मात्रा और उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 3/4 और फिर उसके बाद 0। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। फसलों में रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय सावधानियां। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों को रोग और कीटों से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान भाई रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दवाएं कीटों के साथ मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती हैं। अतः इन दवाओं का प्रयोग किस समय और कैसे करना है और दवाओं का छिड़काव करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत शर्मा। किसान भाइयों, कृषि रसायन का लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कृषि रसायनों के जो कृषि रसायन विषैले होते हैं उनसे बचाव के लिए और या भंडारण के या छिड़काव के समय कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। कृषि रसायनों का उर्वरक, बीज व खाद्य पदार्थ तथा बच्चों के पहुंच से दूर जगह पर रखें। उपयोग के पश्चात बची हुई दवा को लेबल युक्त कंटेनर में या किसी पात्र में रखकर पैक करके रखें। कृषि रसायन काम में लेने से पूर्व उसका लेबल अवश्य पढ़ें। दवा का घोल खुली जगह पर बनाएं जो कि सिंचाई की
नालियों से दूर हो, हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर तथा आंखों पर चश्मा या नाक पर कपड़ा बांधकर घोल बनाएं। घोल को अच्छी तरह हिलाने के लिए साफ लकड़ी का प्रयोग करें। लकड़ी को हिलाने के पश्चात उसको जला दें या नष्ट कर दें। उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को भी या सीसी जो भी ज़मीन वो है उसको ज़मीन में गाड़ देवें। छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि हवा के विपरीत दिशा में न छिड़काव करें। छिड़काव करते समय किसान भाइयों कुछ खाएं या नहीं, और ना ही किसी तरह की बीड़ी या गुटखा या पान कुछ खाएं या नहीं। छिड़काव यंत्र के नोजल में यदि कचरा फंस जाए तो मुंह से फूंक लगाकर न निकालें। छिड़काव की उपयुक्त विधि काम में लें जिससे हवा द्वारा पास वाली या अन्य फसल पर यह असर न करे। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि निंदानाशी दवा के छिड़काव के समय ध्यान देना चाहिए। छिड़काव के पश्चात साबुन से हाथ धोएं और कपड़े भी अच्छी तरह धोएं। किसान भाइयों अवधि पार रसायन एवं बीज काम में न लें। इस प्रकार किसान भाइयों कृषि रसायन के छिड़काव के समय ध्यान रखें। किसान भाइयों कीटनाशकों के सुरक्षित छिड़काव किस तरह से करें, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। जो कृषि के क्षेत्र में जो कीटनाशी प्रयोग किए जाते हैं में जो है विभिन्न प्रकार के निशान लगे होते हैं। उसमें जो है रंग अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा विषाक्त जो रसायन होते हैं उसके लिए लाल रंग निर्धारित किया गया है। उससे कम विषाक्त जो होते हैं उसके लिए पीला रंग निर्धारित किया गया है, और उससे भी कम जो होता है उसके लिए नीला रंग होता है, और जो सुरक्षित होते हैं जो कम विषाक्त होते हैं उनके लिए जो है हरा निशान दिया गया होता है। इसी प्रकार से जो है उसमें लिखा भी हुआ होता है। हरे वाले पर कॉशन लिखा होता है, उससे जो नीला होता है उससे ज़्यादा जहरीला उस पर डेंजर लिखा होता है, और लाल और पीले दोनों पर पॉइजन लिखा होता है। इस तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से ये खतरा संकेत करता है कि यह इतना खतरनाक है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार के रसायनों का कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा विषाक्तता वाले रसायन हैं जैसे जिस पर लाल निशान लगे होते हैं या पॉइजन लिखा होता है, उन कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का प्रयोग जो है जमीन वाले कीड़े पर किया जाना चाहिए। सीधे सीधे फसल पर उन दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि सीधे सीधे किसी जीव में उसकी विषाक्तता के लक्षण न आए, उस पर विषाक्तता का असर न पड़े। इसी तरीके से दूसरा जो दर्जा है जिस पर पॉइजन ही लिखा होता है लेकिन उसमें रंग जो होता है पीला लगा होता है, उनका प्रयोग जो ज़्यादा सहनशील कीट हैं उनके खिलाफ करना चाहिए, और उसको प्रयोग करने का भी एक समय रखना चाहिए ये ध्यान में कि जिस वक्त वो कीड़ा ज़्यादा सेंसिटिव फेज में हो वैसे समय में प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो है बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। और तीसरा जो है नीला और हरा रंग डेंजर और कॉशन करके लिखा होता है। इन के रसायनों का प्रयोग सब्जी वाली फसलों में करना चाहिए, और खास करके जिन सब्जियों में बार बार तुड़ाई हो रही हो, जिस फसलों में पॉलिनेटर जो है फ्रीक्वेंटली घूम रहे हों, उन सब फसलों में जो है हरा निशान वाले कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह के जिसमें हरे निशान लगे हों और कॉशन लगा हो उसको जो है आप तुड़ाई करने के बाद जो है दवा छिड़क दें। 4 से 5 दिन से अगर फसल की तुड़ाई करते हैं, सब्जियों की तुड़ाई करते हैं, तो किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जहरीले दवा का प्रयोग जो है सब्जियों में किया जाता है। खास करके बैगन के खेती में बहुत ज़्यादा इस तरह के कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और हर 2-4 दिन के अंतर पर छिड़काव किए जाते हैं, और छिड़काव करने के बाद तुरंत सब्जी तोड़ करके बाजार में डाल दिए जाते हैं। सब्जी जो भी उपभोक्ता उसका प्रयोग करते हैं उन सबों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कई प्रकार की ऐसी भी सब्जियां हैं जो ताजे ताजे खाए जाते हैं, तो ताजे खाने वाले सब्जियों में इस प्रकार के कीटनाशियों के जो अवशेष बचे होते हैं वो बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। उसके लिए एक तय किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। उसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक होती है डैमेज बाउंड्री, जैसे पहले किसी चीज को हम देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम तुरंत दवा छिड़क दें। नुकसान कितना हो रहा है इस चीज का आप ख्याल करें। तो पेस्ट मैनेजमेंट पर आने वाला कुल कॉस्ट यदि नुकसान से ज्यादा हो तो फिर नहीं करना चाहिए। नुकसान ज्यादा हो और पेस्ट मैनेजमेंट पर आपका कॉस्ट कम हो
तभी आपको जो है किसी भी प्रकार के पेस्ट मैनेजमेंट टूल को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर कीड़े के लिए अलग अलग जो है उनका क्षति स्तर होता है। जैसे टमाटर में फल बेधक जो लगता है, इसका है कि प्रति 1 मीटर में अगर एक कीड़ा आपको दिख जाता है तो आपको छिड़काव करना चाहिए। इसी तरीके से धान में जो है पत्ती चूसने वाले कीड़े लगते हैं लीफ हॉपर, इसकी प्रति पत्ती पर जो है 5-7 की संख्या में अगर आपको लीफ हॉपर दिख जाए तो छिड़काव करना चाहिए। तो हर फसल के लिए और हर कीट के लिए अलग अलग यह आर्थिक क्षति स्तर घोषित किया गया है। जैसे चना में वही इल्ली लगती है, उसके लिए भी वही है। 1 मीटर एक लाइन में अगर एक आपको इल्ली दिख जाए तो इसका मतलब उसका छिड़काव किया जाना चाहिए दवा का, क्योंकि एक इल्ली जो है अपने जिंदगी में 25 से 30 पॉट तक को जो है वो डैमेज कर देता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बरेली के हरेंद्र कुमार ने। आपने अदरक की फसल में रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो भी किसान भाई अदरक को जून के महीने में लगाए होंगे, उनकी अदरक की फसल करीब 2 महीने की हो गई होगी। तो अभी देखा गया है कि इस साल बारिश बहुत कम हुई थी, तो जिसकी वजह से भी आप देख रहे होंगे बारिश कम होने की वजह से जो भी नई पत्तियां अदरक में निकल रही हैं वो सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन में जो फेरस आयरन का जो तत्व है वो पौधा नहीं ले पाता है। तो अगर किसान भाइयों के अदरक में जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं अगर सफ़ेद रंग की हो रही हैं तो वो इसमें फेरस सल्फेट नाम की एक केमिकल मिलता है, उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका स्प्रे करें। हाँ, और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वो 10 लीटर करीब एक सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं फेरस सल्फेट का, 10 लीटर में 50 ग्राम दे दें फेरस सल्फेट और उसमें 1 से 2 कागजी नींबू निचोड़ दें। जिससे क्या होगा कि ये नींबू की वजह से जो भी ये तत्व है फेरस, आसानी से पौधे इसको ले पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर जब अगर पानी हम पटा देते हैं या बारिश हो जाती है, जैसे कभी बारिश हो गई है, इसके बाद जब फिर काफ़ी धूप होगा, इसके बाद इसमें गलका बीमारी लगता है जो कि अक्सर अदरक के खेतों में पाया जाता है। इस गलका बीमारी के रोकथाम के लिए जैसे ही देखें कि खेतों में 1-2 पौधे में गलका बीमारी लग गया है, उसका जो नीचे का जड़ है वो सड़ गया है, सबसे पहले उस तरह के पौधों को उखाड़ कर फेंक दें और उस गड्ढे से मिट्टी भी निकाल के कहीं दूर फेंक दें ताकि उस बीमारी का जो कारक है, चूंकि ये मिट्टी जनित है, वो फैल ना पाए। और उसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक चाहे वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लें, टेट्रासाइक्लिन ले लें, एग्रीमाइसिन ले लें या बैक्टीरिया नाशक ले लें, वो एक 6 ग्राम का पैकेट आता है, 30 लीटर में 1 पैकेट मिला दें और उसी पानी में प्रति लीटर के दर से 2.5 ग्राम रिडोमिल एमजेड, अगर वो 30 लीटर बनाते हैं तो वो हो जाएगा 75 ग्राम उसमें रिडोमिल एमजेड भी मिला दें एंटीबायोटिक के साथ। और वो जो घोल बनेगा उसमें, और अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं या बरसात जब हो रही है तब कीड़ा का प्रकोप हो रहा है, नई पत्तियों को कीड़ा काट दे रहे हैं, पत्तियां ठीक से निकल नहीं पा रही हैं, तो उसमें क्लोरोपाइरीफॉस उस दवाई का 2 ml प्रति लीटर उसी घोल में ये दवाई भी मिला दें। इस तरह वो घोल जिसमें कि एंटीबायोटिक हो, रिडोमिल एमजेड हो और क्लोरोपाइरीफॉस हो, उसका घोल बनाकर किसान भाइयों ये अदरक के पौधों पे कम से कम वो 3 से 4 बार इसको अच्छी तरह स्प्रे करें और स्प्रे इस तरह करें कि मिट्टी पूरी अच्छी तरह सिंचित हो जाए, क्योंकि जो भी गलका बीमारी है उस बीमारी का कारक मिट्टी जनित है। तो वो इस तरह सिंचित करें ताकि उसका जो जड़ का भाग है, मिट्टी का भाग है, अच्छी तरह इस घोल से भीग जाए, जिसके वजह से फिर ये बीमारी पे काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है रतनपुरा मोड़ के मनोज सिंह ने। आपने धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
जैसा कि हम बात करें कि धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की किस तरह से उचित किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि मृदा का स्वास्थ्य सही रहे और उत्पादन अच्छा एवं गुणवत्ता युक्त मिले, इसके लिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन जरूरी है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से मतलब ये है कि हम जो भी फसल की आवश्यकता अनुसार उसको पोषक तत्व दें, वो विभिन्न माध्यमों से दें, जैसे कि रासायनिक खादें, हमारी देशी खादें, चाहे वो केंचुआ खाद हो या नेडैप कंपोस्ट हो या हमारी गोबर की खाद जो बनाते हैं हम सड़ा के वो हो, या कहते हैं हम कि फसल चक्र से भी हम पोषक तत्वों को कुछ मात्रा में दे सकते हैं। और तीसरा जो अलग है वो हम कहते हैं कि हरी खाद उगाएं यदि, तो उससे भी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो हम देखें कि धान की फसल को विभिन्न प्रजातियों अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शंकर धान है तो उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट। तो इसी तरह से आवश्यकता अनुसार हम अब माध्यमों से दें, तो यदि आप हरी खाद के रूप में सनई और ढैंचा की आपने हरी खाद उस खेत में उगा रखी है, तो उसमें हम देखेंगे कि 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। तो जो भी फसल है उसमें हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन कम करके ही हम रासायनिक खादों से दें। दूसरा हम कहते हैं कि हम देशी खादों का उपयोग करते हैं, तो देशी खादों में हम 25% जो नाइट्रोजन है वो देशी खादों से देते हैं, तो 25% नाइट्रोजन की मात्रा कम करके ही रासायनिक खादों से दें, जिससे कि उसका जो फैलाव है शीघ्र हो और अच्छी से अच्छी वो नाइट्रोजन की हमारे लिए बचत कर सके, फसल को उपलब्ध करा सके। तो इस तरह से हम देखें कि जो आपने किया फसल चक्रों की बात करें हम, तो यदि धान गेहूं फसल चक्र होता है तो वहाँ पर पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, और उसी में यदि आपने धान लगाने से पहले रबी में कोई दलहनी फसल उगा रखी है तो आप उसमें 20 से 25% कम नाइट्रोजन जो संस्तुत की जाती है उससे देंगे, तो निश्चित रूप से तब भी आपको उतना ही उत्पादन मिलेगा। अब बात आती है कि उचित समय पर देना भी जरूरी है, क्योंकि जो आप पोषक तत्व उपयोग कर रहे हैं उनका सही किस तरह से उपयोग होगा। जैसे नाइट्रोजन आप जो शेष बचती है विभिन्न माध्यमों से देने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा, वो आप आमतौर पर यूरिया से देते हैं। तो इसमें देने की आवश्यकता ये है कि जब आप यूरिया दे रहे हैं तो उस समय खेत में पानी भरा ना हो, नमी होना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। काक्सीडियोसिस रोग से मुर्गियों को बचाने के लिए आवश्यक उपाय। सितंबर माह में की जाने वाली अरहर की उन्नत प्रजातियों और खेती की जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।